नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम अभी आज जो है ये 4th जो चैप्टर है आप लोगों का शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और 3 चैप्टर के बारे में हम लोगों ने जो बातें करी थी, उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात की थी, वो सब चीज़ें कंप्लीट हो गई। लेकिन मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, जिस भी स्टूडेंट ने ये काम कर लिया है उसको करने के बाद मुझे दिखाएं ज़रूर, ठीक है। और साथ में ये भी सोचें कि आपकी जो तैयारी है वो इस तरीके से हो जाए कि आगे चल करके आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। साथ ही एक निवेदन आपसे ये भी है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो पूरा ध्यान से देखें, सुने, ताकि आपको ये चैप्टर में जो भी बातें बताई जाती हैं वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, मैं आप लोगों को एक परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कि आपके जो न्यू कोर्स NCERT का जो न्यू पैटर्न लगा है और उसमें किस तरह के एग्जाम होंगे, मतलब उसमें किस तरह के प्रश्न आएंगे, उसी पैटर्न पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको कोई भी प्रश्न ऐसा ना लगे कि ऐसा ये नया प्रश्न कैसे आ गया, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि जैसे सबसे पहले हम लोगों को परिचय याद करना है, क्योंकि हमें यह मालूम है परिचय का जो प्रश्न आएगा वो जरूर आएगा। तो एक तो आपको जितने भी कवि होते हैं या लेखक होते हैं उनका जो परिचय मैं आपको याद करा रहा हूं, वो परिचय आप लोगों को याद करना है। साथ ही जब कविता पढ़ते हैं तो उसके जो पद दिए जाते हैं उन पदों के आगे जो अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न आते हैं और भाव ग्रहण यानी कि भाव सौंदर्य से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं वो किस ढंग से तैयार होते हैं वो पूरे अच्छे से मैं समझाता हूं। और अगर आप लोगों ने वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि आप लोग पीछे से क्रम से सारे चैप्टर अच्छे से समझ सके। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत काव्य खंड। आपकी पुस्तक का नाम है आरोह फर्स्ट। 12th में आरोह सेकंड आपको पढ़ने को मिलेगी जब आप 12th में हो जाओगे। अभी फिलहाल आरोह फर्स्ट है। तो यहाँ पर देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी का ये परिचय लिखा हुआ है। ये बोर्ड पे मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आप इसे देख करके नोट कर लें और अपना जो होमवर्क होता है उसे कंप्लीट कर लें, ठीक है। बाकी मैं जो समझाता हूँ उसे आप दिमाग से ढंग से पूरा सुनने की कोशिश करें कि जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं ये हमारे आधुनिक युग के यानी कि हिंदी साहित्य के 4 काल हैं। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी साहित्य के 4 काल हैं। तो चौथा जो चरण है, चौथा जो काल है जिसे आधुनिक काल के नाम से जानते हैं, तो ये सुमित्रा नंदन पंत जो है आधुनिक काल के हैं। और छायावादी जो युग था उससे आगे के ये कवि माने जाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने प्रकृति का जो वर्णन है वह बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी रचनाओं में इन्होंने किया है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जो जन्म है सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा। ये अल्मोड़ा जो है ये कौसानी जगह है, ठीक है। अल्मोड़ा जो है कौसानी नामक एक स्थान है, कौसानी गांव है। उस कौसानी नामक गांव में हुआ था। और ये है कहां पर, जब हम नैनीताल जाते हैं, नैनीताल से रानीखेत, तो वहाँ जो मजकाली मोड़ों को पार करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस एरिया के अंदर ये कौसानी, जहाँ पर लाहौल स्पीति ये जो एरिया आपने सुने हो, शिमला नहीं नैनीताल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहाँ उस एरिया के अंदर ये अल्मोड़ा, ठीक है, कौसानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ। बहुत ही सुंदर गांव है ये कौसानी गांव। प्राकृतिक वादियों से, मतलब आप ये कह सकते हो कि इस कौसानी गांव के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये तो स्विट्जरलैंड की याद दिलाता है। क्या दिलाता है? स्विट्जरलैंड की याद दिलाता है। तो ये जो कौसानी गांव है इसकी खूबसूरती अपने आप में अद्भुत है। तो उस प्रकृति की गोद में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत जी और प्रकृति का चित्रण ना करें, ये कैसे संभव हो सकता है? समझ में आई नहीं आई बात कि इनका प्रकृति के साथ जुड़ाव क्यों हुआ? क्योंकि इनका जन्म ही उन प्राकृतिक वातावरण में, उन वादियों में, ऐसे स्थान पर जन्म हुआ जो धरती का स्वर्ग कहलाता है, ठीक है। इतने सुंदर वहां पर ये गांव है। कभी आपको जीवन में अवसर मिले, मौका मिले तो एक बार कौसानी में की जो यात्रा है जरूर कीजिएगा, ठीक है। नैनीताल से आगे पड़ता है ये कौसानी। तो देखिए, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म जो है 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा नामक
अल्मोड़ा के निकट कोसानी नामक गांव के अंदर हुआ है और जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता का क्या हो गया, देहांत हो गया। माता श्री जो थी इनकी, उनका देहांत हो गया। जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता जी का क्या हो गया, देहांत हो गया। और इनका जो प्रारंभिक जीवन है वो दादा दादी ने, इनके जो दादा दादी थे उन्होंने इनका पालन पोषण किया, यानी कि जो बचपन है इनके दादा दादी के वात्सल्य प्रेम में, उनके सानिध्य में इनका जीवन का यापन हुआ था, ठीक है। और उसके बाद में ध्यान रखिए कि इनके मूल नाम पूछा जाता है, तो इनका जो मूल नाम है वो है गोसाई दत्त। क्या नाम है इनका? जो मूल नाम है वो है गोसाई दत्त, लेकिन इन्होंने बाद में अपना नाम बदल करके और नाम रख लिया सुमित्रा नंदन पंत, और इसी नाम से ये काव्य रचना करने लगे। तो समझ में आ गया ना। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि भाई सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं इनका जन्म कब हुआ, तो आप कह सकते हो 1900 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1900 ईस्वी में हुआ। और कहाँ पर हुआ, तो आप कह सकते हो अल्मोड़ा के निकट एक कोसानी गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और जन्म के कुछ समय बाद ही क्या हुआ, इनकी माता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनके दादा दादी जी ने किया, ठीक है। इनका जो पालन पोषण है इनके दादा दादी ने किया। और इनका जो मूल नाम है, इनका जो मुख्य नाम था वो क्या था, गोसाई दत्त। क्या नाम था? गोसाई दत्त नाम था। लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम बदल लिया और क्या रख लिया, सुमित्रा नंदन पंत। समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात। तो चलिए आगे देखते हैं। तो और इनकी जो आरंभिक शिक्षा है वो कहाँ पर हुई, अल्मोड़ा में हुई। इनकी जो आरंभिक शिक्षा है वो किस स्थान पर हुई, अल्मोड़ा में हुई थी। और इसके आगे पढ़ने के लिए, इसके आगे पढ़ने के लिए ये कहाँ चला गया, अपने भाई के साथ। इसका जो बीच का भाई था, मंझला भाई था, उस बड़े भाई के साथ में, सॉरी, इन्होंने पढ़ने के लिए आगे अपने बड़े भाई के साथ में कहाँ चले गए, बनारस और इलाहाबाद चले गए। कहाँ चले गए ये, बनारस और इलाहाबाद में पढ़ाई करने के लिए चले गए। और वहाँ जाकर के इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करी। लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त जिस समय कर रहे थे ये, उस समय महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन आरंभ हो गया था। देखो 1900 में जन्म हुआ ना, 1920-21 के अंदर असहयोग आंदोलन हुआ। तो मतलब ये युवा थे उस समय। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, आपको मालूम हो तो उसके अंदर गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा जितने भी देश की संस्थाएं हैं, जितने भी देश के नव युवक हैं, जितने भी देश के काम करने वाले लोग, उनसे ये कहा कि हम अंग्रेजी सरकार का किसी भी तरह से सहयोग नहीं करेंगे, उनके विद्यालयों में हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उनकी जितने भी डिपार्टमेंट में उसके अंदर हमारे लोग काम नहीं करेंगे। इस तरह गांधी जी ने देश के अंदर घोषणा कर दी, अगर सभी लोग इस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ ये असहयोग आंदोलन की नीति अपनाएंगे तो 1 साल के अंदर आज़ादी मिल जाएगी। अब गांधी जी ने जब इतनी बड़ी घोषणा कर दी कि भाई 1 साल की तो बात है, 1 साल अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, कोई बात नहीं, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे, कॉलेज के जो युवा थे, उन्होंने कॉलेज में जाना छोड़ दिया। सरकारी नौकरी में लगे हुए जितने भी लोग थे कि हमें सरकारी नौकरी अंग्रेजों की नहीं करनी है, तो उन्होंने नौकरी त्याग दी। कितने सारे लोगों ने गांधी जी के कहने पर वो असहयोग आंदोलन जो चलाया था उसके अंदर सारे लोग कूद पड़े थे। तो जितने भी अंग्रेजों के द्वारा जो स्कूल चलाए हुए थे, कॉलेज चलाए हुए थे, उनमें पढ़ने वाले जितने भी युवक थे, युवतियां थी, बच्चे थे, सब ने वो उनका क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। जैसे इस समय अपन कह रहे हैं ना, चाइना के सामान का बहिष्कार करो, दिखावे के लिए हो रहा है ये सब चीज, लेकिन उस समय सच्चे मन से लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ये काम किया था, उनका बहिष्कार किया था। लेकिन आज चाइना के प्रोडक्ट की हम बात करते हैं बहिष्कार करने की, लेकिन ये सब केवल और केवल छलावा है हम लोगों के साथ। ये वास्तविक रूप में हमारे घर के अंदर जितने भी सामान हैं, अधिकतर चाहे मोबाइल से लेकर कोई भी चीज़ आपके पास, ईयरफोन है, कोई भी फान है, सब के सब चीज़ें चाइना मेड हैं। आप उसको कैसे बहिष्कार करोगे? तो ये जो मीडिया है, राजनीति है, ये आपको सिर्फ एक सच्चा देशभक्त बनाने की कोशिश कर रही है ताकि आप लोग वहाँ उनकी एक किसी पार्टी को विजयी बनाते रहो, ठीक है। तो हमें अपने मन से सोचना चाहिए बच्चों। शिक्षा का मतलब यही होता है कि हम अपने मन से चीज़ों को सोचें, अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करें। हम चलते फिरते रोबोट ना बने कि हमने मीडिया पर कोई चीज़ देख ली,
पढ़ ली, सुन ली और उसी चीज़ को हम फॉलो करने लग गए और वैसा ही हम बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मैं इस सारी कहानी क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि जो सुमित्रा नंदन पंत है और इसके अलावा भी बहुत सारे राइटर आप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया तो कई बार जेल भी जाना पड़ा, इस तरह की बातें आएंगी। तो कहने का मतलब है देश के अधिकतर लोग उस असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। तो ये जब इलाहाबाद और बनारस में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने बड़े भाई के साथ ये गया था, तो वहां असहयोग आंदोलन से, गांधी जी के द्वारा चलाया हुआ असहयोग आंदोलन जो था उससे ये प्रभावित होकर उस आंदोलन में कूद पड़े और इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। ठीक है, बीच में छोड़ दी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, आजादी के बाद में ये स्वतंत्र रूप से लेखन करते रहे। आज़ादी के बाद भी, जब आज़ादी मिल गई 1947 में, उसके बाद भी ये स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करते रहे और सन 1956 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो के अंदर ये परामर्शदाता एडवाइस देने वाले पद पर क्या हो गए, नियुक्त हो गए और ये 1957 यानी कि 1 साल तक वहां इस पद पर रहे थे। ये 56 में ये ज्वाइन करा था, 57 तक रहे थे और ये प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से जुड़े रहे। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं यहाँ तक जो जीवन परिचय देखा है, देखिए 1977 28 दिसंबर 1977 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो ये छोटा सा जीवन परिचय है, लेकिन देखिए आपके लिए बहुत उपयोगी है। मैं आपको और ज़्यादा गहराइयों में ले जाना नहीं चाहता, केवल उतनी ही तैयारी करवा रहा हूँ, उतना ही चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगा जिससे कि आपको याद भी रहे और आपको थोड़ा सा कठिन भी ना लगे। तो हम लोग इसे जब पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई जो भी कवि होगा उसका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे, ठीक है, उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी, उनका निधन कब हुआ, उनकी रचनाओं में क्या बात है, कौन कौन सी भाषा का प्रयोग वो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो यहाँ जैसे मैंने अभी याद कराया आपको, एक बार फिर से मैं क्विक रिवीजन करवाता हूँ। कोशिश करना अपने मन में सोचने की, यार ये क्या है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ, सन 1900 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ, अल्मोड़ा के निकट एक गांव है बहुत ही सुंदर, जिसे गांधी जी ने क्या कहा था, स्विट्जरलैंड की याद दिलाता है मुझे ये गांव। तो क्या नाम है उस गांव का, कोसानी। यानी कि इनका जो जन्म है, आप लाइन जब लिखेंगे कि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कोसानी नामक गांव में हुआ। समझ में आ गया ना। और जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता जी का क्या हो गया, देहांत हो गया। इनका जो पालन पोषण है वो इनके दादा दादी ने किया। इनका जो पालन पोषण है वो इनके दादा दादी ने किया। इनका जो मूल नाम है वो क्या है, गुसाई दत्त है, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम बदल करके क्या रख लिया, सुमित्रा नंदन पंत। क्या नाम रख लिया, सुमित्रा नंदन पंत। इनकी जो आरंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कहाँ पर हुई, अल्मोड़ा में हुई थी। लेकिन बाद में ये अपने भाई के साथ कहाँ पर आ गया, बनारस में आ गया। तो बनारस और इलाहाबाद में इनकी उच्च शिक्षा हुई। लेकिन जिस समय ये उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उसी समय गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन आज़ादी के बाद भी, स्वतंत्रता के बाद भी ये स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करते रहे। ठीक है, और सन 1956 ईस्वी में, सन 1956 ईस्वी में ये ऑल इंडिया रेडियो में परामर्शदाता, परामर्श देने वाले, एडवाइस देने वाले परामर्शदाता के पद पर क्या हो गए, नियुक्त हो गए। और कब तक रहे, 57 तक रहे। 56 से लेकर 57 तक प्रत्यक्ष रूप से उस रेडियो से जुड़े रहे। लेकिन इनके निधन की अगर बात करें तो निधन कब हुआ, 28 दिसंबर सन 1977। ठीक है, 1977, सके 77। तो कहने का मतलब है इनका निधन हो गया। तो ये एक छोटा सा परिचय जब दिमाग में लाएंगे कि क्या बोल रहे हैं, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी चीज़ें कि भाई जन्म 1900 में हुआ, मूल नाम गुसाई दत्त है, बचपन में मम्मी मर गई, पालन पोषण दादा दादी ने किया,
प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई, उच्च शिक्षा बनारस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वहाँ पर हुई थी, लेकिन गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित हो गए, पढ़ाई बीच में छोड़ दी। आज़ादी के बाद भी लिखते रहे। 56 में जो है रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो में परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हो गए। 57 तक वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे और 77 में क्या हो गया, निधन हो गया। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से आप लोग इसे याद कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएंगी। अब आगे देखिए, यहाँ इससे आगे है कि भाई इसकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं। अब देखिए बहुत सारे जो कवि होते हैं केवल कविताएं लिखते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जिन्होंने कहानी लिखी है, लेकिन ये जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी, मल्टीपल टैलेंट था इनके अंदर। ये कहानी भी लिखते हैं, नाटक भी लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं, काव्य भी लिखते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, समझ में आ गया ना? मल्टीपल टैलेंटेड से भरे हुए थे। क्यों? कितने सुंदर जगह, इन हसीन वादियों में इनका जन्म हुआ। ऐसे सुंदर जैसे कश्मीर है, शिमला है, नैनीताल है, मंसूरी है, लेह, लद्दाख, स्पीति, मतलब सारा माहौल कितना सुंदर है। वहाँ अगर आप जाएंगे तो आपका दिल ऐसा हो जाएगा गार्डन गार्डन, आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न, यानी कि विविध का मतलब क्या होता है, विभिन्न विधाओं में साहित्य की रचना की। विविध विधाओं में साहित्य की रचना करी। उनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं इस प्रकार हैं, उनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, एक है वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, ठीक है, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, ठीक है, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये इसका जीवन परिचय है बच्चों। तो आपको उम्मीद है ये जीवन परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी कविता का भी वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, अनुवाद समझते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ हम लोग अब कविता का जो परिचय है, ये कविता का नाम है वे आंखें। ये जो कविता है किसान के जीवन पर आधारित है। किसान जिसे ना तो आज़ादी से पहले उसको ध्यान में रखकर कोई योजना बनाई गई, और जब देश आज़ाद हो गया तब भी किसान को ध्यान में रखकर कोई योजना नहीं बनाई। आज भी न जाने कितने किसान परिवार हैं जो अपनी ज़िंदगी दुख में बिता रहे हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, लेकिन सरकार उन पर आज तक ध्यान नहीं दे पाई है। तो इसी चीज़ को बयां कर रही है कि किसानों के ऊपर जो अत्याचार होता है, जो शोषण होता है, जिस तरह से उन्हें अमानवीय घटनाएं उनके साथ घटती हैं, उसी चीज़ का यहाँ चित्रण कर रहे हैं। तो देखिए, ये कविता जो है पंत जी की वे आंखें जो कविता है, उनके प्रगतिशील दौर की कविता है। उनके प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें उन्होंने आज़ादी, स्वतंत्रता से प्राप्त, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व किसानों की जो दुर्दशा है उसका चित्रण किया है। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ादी से पहले किसानों की जो स्थिति थी, किसानों की जो दुर्दशा थी, उसका चित्रण इस कविता में किया है। तो आप ये कह सकते हो कि कवि पंत जी की वे आंखें कविता उनके प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें कवि ने किसान की, यानी कि आज़ादी से पहले उसकी जो दुर्दशा थी उसका चित्रण इस कविता में किया है। और उन्होंने बताया कि किसानों की जो आंखें हैं, किसानों की जो आंखें हैं हमेशा दुख और दीनता से भरी रहती है। किसान की जो आंखें हैं वो हमेशा दुख और दीनता से भरी रहती है। दीनता का मतलब क्या होता है? एक दया के भाव से, एक दयनीय स्थिति सी, एक दया की स्थिति आप कह सकते हो, दुख और दीनता से भरी रहती है। किसानों का शोषण का जो क्रम है पहले भी चलता था। किसानों का जो शोषण का क्रम है वो पहले भी चलता था। और जब भारत देश आज़ाद हो गया तो भी कोई ऐसा निर्णायक निर्णय नहीं लिया गया जिससे कि किसानों का जीवन सुधर सके, उनके जीवन के दुख कम हो सके, ठीक है, उनकी व्यवस्था नहीं की गई जिससे किसानों का जीवन ऊंचा हो सके। किसानों के साथ कितनी ही अमानवीय घटनाएं घट जाती हैं, उन्हें फंसाने के लिए
कितने असत्य आरोप उन पर लगाए जाते हैं और अंततः उनका जीवन किस तरह से एक अभिशाप बन जाता है, ये सब इस कविता में किसान के चित्रण के माध्यम से चीजें बताने की कोशिश की गई है। चलिए, ये तो आपकी बुक की लाइनें हैं, मैं आपको इसको अपने तरीके से समझाना चाहता हूं कि बच्चों, ये जो कविता है ये किसान के जीवन को लेकर के है। इस कविता के अंदर कवि ने आज़ादी से पहले किसानों की जो दुर्दशा थी उसका चित्रण किया है, किसानों के ऊपर कितने अत्याचार, उनका किस तरह से शोषण किया जाता है, ये कविता इस चीज़ को दर्शाती है। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया तब भी हमारे इस आज़ाद देश में भी किसानों को लेकर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई जिससे कि उनका जीवन थोड़ा ऊंचा उठ सके। देखिए, अगर किसान जो है अन्न पैदा करना बंद कर दे तो हम सब भूखों मरेंगे, ये एक कटु सत्य है। आपने एक वीडियो देखा होगा कि उसके अंदर ये बताया गया कि आज हर व्यक्ति पाना चाहता है, ठीक है, पानी सबको चाहिए लेकिन पानी को कोई बचाना नहीं चाहता है। अन्न सबको चाहिए, खाना सबको चाहिए, लेकिन उस खाने को, अन्न को कोई पैदा नहीं करना चाहता। कितने सारे किसान परिवार हैं जिन्होंने अपनी जमीनों को बेच दिया है, ठीक है। कितने किसान परिवार हैं जिनकी जो नई पीढ़ी आ रही है वो खेती बाड़ी का काम नहीं करना चाहती है। भाई, ऐसा काम कोई व्यक्ति क्यों करेगा जिसके अंदर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। पहले जमींदारा चलता था, बड़े बड़े जमींदार होते थे, उनके खेतों के अंदर मजदूरों की तरह काम करते थे, ठीक है। पहले किस तरह से उनके जो साहूकार होते थे उनसे ब्याज पे पैसे लेते थे। भाई, किसान जब अपने खेत के अंदर बीज बोता है तो उसे नहीं पता वो फसल बनकर तैयार होगी या नहीं होगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं होती है। अभी किसान ने बीज बोए, पता लगी बारिश आ गई, बह गया, दोबारा बीज बोए, पता लगी अब अकाल पड़ गया, पानी नहीं आया। तो कहने का मतलब है वो अनिश्चित है। कृषि प्रधान देश जरूर है हमारा, लेकिन यहाँ कृषि को ध्यान में रख करके जो भी योजनाएं बनाई जाती है उनका सीधा लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस वजह से उनको बहुत सारी परेशानी और दुखों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि हर साल कितने सारे गरीब किसान हैं जो आत्महत्या करने को क्या हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। तो ये जो वे आंखें, ये जो कविता है, इसमें उन किसान की आंखों की स्थिति के माध्यम से बताया है कि उसकी आंखें हमेशा किस तरह से दुख और पीड़ा में भरी रहती है। तो बच्चों, ये कविता आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ आपको एक हिंदी अनुवाद भी कर रहा हूँ और साथ ही साथ आपको इसके जो प्रश्न हैं अर्थ ग्रहण से संबंधित, इन प्रश्नों को भी मैं आपको कराऊंगा। तो देखिए यहाँ पर, वे आंखें अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वो कह रहे कि अंधकार की गुहा सरीखी, कि अंधकार से, अंधेरी जो गुफा होती है, गुहा का मतलब, पहले शब्दों का अर्थ बता देता हूं फिर भावार्थ समझाता हूं। गुहा का मतलब क्या होता है, गुफा होती है। अंधेरी जो गुफा होती है, उस अंधेरी गुफा के समान किसान की आंखों से डरता है मन। किसान की आंखों में झांकने से मन डरता है। किसका? कवि का। क्यों? क्योंकि उन आंखों में भरा दूर तक दारुण, क्योंकि उन आंखों में दूर तक, उसकी गहराई तक एक दारुण का मतलब होता है एक करुणा, एक दया का जो भाव है वो उसके अंदर, उसके मन के अंदर एक भयानक, दारुण का मतलब भयानक, दैन्य मतलब दुख का, दैनता, दीनता का जो दुख का, नीरव मतलब मौन, नीरव का मतलब होता है जिसमें आवाज ना हो, रव का मतलब आवाज, नी का मतलब बिना आवाज, यानी कि मौन, रुदन, रुदन मतलब रोना, कि उसकी आंखों में एक भयानक दैन्य दुख का जो मौन रुदन है वो उसकी आंखों में भरा हुआ है। कहने का मतलब है किसान की आंखों में इतना गहरा दुख छुपा हुआ है कि अब उसकी आंखों के आंसू भी सूख गए। एक उसकी आंखों में एक मौन रुदन, एक मौन रुदन जो है वो उसकी आंखों में दिखाई देता रहता है। इसलिए जो कवि है वो कहता है कि किसान की उन आंखों में देखने से मेरा मन डरता है। तो आप ये कह सकते हो कि इस कविता के अंदर, वे आंखें जो कविता है, इसमें कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहना चाह रहे हैं, उसकी दुर्दशा का चित्रण करना चाह रहे हैं और उसकी दुर्दशा का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि किसान की अंधकार से युक्त गुफा के समान
अंधेरी गुफा में जैसे झांकने से डर लगता है, उसी तरह किसान की आंखों में देखने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि उन आंखों में अंततः गहराई तक एक भयानक दैन्य दुख का एक जो मौन रुदन है वो उसकी आंखों में भरा हुआ है। उसकी आंखों का सामना मैं नहीं कर पाता, मुझे उसकी आंखों में देखने से क्या लगता है? डर लगता है। तो यहां देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि वह 4 लाइनें हम पढ़ रहे हैं, पहले इसका अच्छे से अर्थ एक बार और समझने की कोशिश करें कि कवि पंत जो है किसानों की जो दयनीय दशा है उसका चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि उस किसान की अंधकार से भरी हुई गुफा जैसी उन आंखों को देखकर मेरा मन डरने लगता है। उन आंखों की गहराई में दूर तक एक भयानक दीनता और दुख का जो मौन रुदन है वो भरा रहता है। अर्थात किसान के ऊपर कितना शोषण किया गया, उसे कितना उत्पीड़न दिया गया, उसके अंदर कितनी निराशा है, ये दुख और विवशता जो व्यथित है उसकी आंखों, वो मानो दिन रात वो चुपचाप रोती सी रहती है। यानी कि किसान के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, जो उसका शोषण हुआ है, जो उसे उत्पीड़न दिया गया है, वो निराशा, दुख, पीड़ा के कारण से वो किसान मानो चुपचाप रोता रहता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन आंखों ही आंखों में अंदर ही अंदर वो कितने दुख को छिपाकर बैठा हुआ है। ठीक है ना? तो ये जो कविता है ये किसान की जिंदगी के एक आगे की पंक्ति में बताता है, वह स्वाधीन किसान रहा। एक समय था जब किसान बिल्कुल आजाद था, स्वतंत्र था, अपने खेतों का स्वयं मालिक था। एक समय था कि जब किसान बिल्कुल आज़ाद था, स्वाधीन था और अपने खेतों का क्या था? स्वयं मालिक था। इस वजह से अभिमान भरा आंखों में इसका, और इस वजह से उसकी आंखों में एक स्वाभिमान, एक अभिमान उसकी आंखों में भरा रहता था। क्यों? क्योंकि वह अपने खेतों का स्वयं मालिक था। लेकिन कहते हैं ना, कुचक्रों ने, जमींदारों के जो चक्र थे, षड्यंत्र थे, उनमें उनकी जमीन धीरे धीरे जाती रही। आज किसान के पास कुछ नहीं बचा है। ठीक है? तो यहां पर कह रहे हैं कि वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मजदार आज संसार कगार सैदृश बह किसका। कगार का मतलब होता है किनारा। ठीक है? कि संसार जो है ऊंचे कगारा, कंगूरा जो होता है, कगार जो होता है, किनारा होता है, उसके समान बह करके खिसक गया। मतलब नदी हो या जैसे कोई पानी बह रहा होता है और उस बहते हुए पानी में कोई ऊंचा स्थान आ जाता है, ठीक है, लेकिन उस पानी में डूबने वाले व्यक्ति के पास वो जो ऊंचा स्थान है स्वयं जाता नहीं है कि उसको बचा ले। तो उस कगार के समान, नदी के उस किनारे के समान ये जो सांसारिक लोग हैं उस किसान की मदद करने के लिए सामने नहीं आए, बल्कि उसे अकेला बीच मझधार में अकेला छोड़कर, उसे अकेला मुसीबतों में छोड़ करके और उससे पीछे हट गए, और आज किसान बिल्कुल अकेला पड़ गया। तो देखो क्या कह रहा है, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज। मझधार मतलब बीच धारा में, मतलब बीच धारा का मतलब है संसार की विपत्तियों में उसे अकेला छोड़ करके ये जो संसार लोग हैं वो कगारे के समान, नदी के ऊंचे किनारे के समान उससे दूर हट गए। अर्थात नदी में जो व्यक्ति बह जाता है तो वहाँ जो किनारा है वो जाकर के पास में नहीं जाता है बहने वाले व्यक्ति को बचाने, बल्कि वो तो बहता चला जाता है, किनारा दूर होता चला जाता है। ठीक है? इसी तरह जो किसान है उसके जीवन की जो विपत्तियां हैं, उसके जीवन की जो दुख है, निराशा है, उनमें से उन्हें उभारने वाला किसान को आज तक कोई नहीं मिला। तो ये कह रहे हैं वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सैदृश बह खिसका। तो एक बार ध्यान से वापिस सुनिए, कवि किसान की कहानी आरंभ करता है और क्या कह रहा है, वह अपने खेतों का खुद मालिक था, एक आज़ाद किसान था, उसके खेत उसके अपने थे और इस बात का उसे अपने ऊपर क्या था, अभिमान था कि उनके खेत अपने हैं और वह उसका मालिक है। किंतु आज संसार उसे इन भयानक विपत्तियों की मझधार में उसी प्रकार डूबता हुआ छोड़कर उससे दूर हट गया, जैसे कगार नदी का जो ऊंचा किनारा होता है वो मझधार में बीच धारा में डूब रहे व्यक्ति के पास तक नहीं फटकता है और उससे दूर ही बना रहता है। कहने का मतलब है
कि दुख और कष्टों से घिरे हुए किसान की सहायता करने वाला आज कोई भी व्यक्ति उसके पास में नहीं है। तो ये अनुवाद आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके अर्थ ग्रहण से संबंधित 4 प्रश्न आप समझ जाओगे। किसान की आंखों में कौन सी पीड़ा व्याप्त है? तो किसान की आंखों में निराशा, वेदना, अत्याचार, शोषण की जो पीड़ा है वो व्याप्त है उसकी आंखों में। वापिस सुन लीजिए बच्चों, देखिए ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं, आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। मैं लिखवा रहा हूं बोल बोल करके, आप रजिस्टर निकाल लें और लिखते हुए चले, क्योंकि मैं बाद में आप लोगों को PDF फॉर्म में नहीं दूंगा। आपको वीडियो देखकर ही अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, क्योंकि जब मैंने आपको ये कविता इतने अच्छे ढंग से पढ़ा दी तो फिर आपको अपना क्वेश्चन आंसर करने आने चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सब चीजें बता रहा हूं। तो आप लोग पहला प्रश्न लिख लेंगे, भाई किसान की आंखों में कौन सी पीड़ा व्याप्त है, लिख लीजिए एक बार, फिर मैं इसका उत्तर बता देता हूं। किसान की आंखों में निराशा, शोषण और रुदन की पीड़ा व्याप्त है। 3 चीजें, शोषण, निराशा और रुदन। किसान की आंखों में निराशा, शोषण और रुदन की पीड़ा व्याप्त है। क्लियर सभी को? दूसरा जो है, कवि को किसान की आंखों में देखने पर किस प्रकार का डर लगता है और क्यों लगता है? कवि को किसान की आंखों में देखने पर किस प्रकार का डर लगता है? मतलब जैसे किसी अंधेरी गुफा में झांकने से डर लगता है, उसी तरह किसान की आंखों में झांकने से भी डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि किसान की आंखों में एक भयानक दीनता और दुख का जो मौन रुदन है वो उसकी आंखों में भरा हुआ है, इसलिए उसकी आंखों में देखने से क्या लगता है? डर लगता है। तो लिखें वापिस एक बार, किसान की आंखों में शोषण और अन्याय के कारण, किसान की आंखों में शोषण और अन्याय के कारण निराशा, दुख और दैन्य भरा हुआ है। उन आंखों में देखने पर कवि का मन उसी प्रकार डरने लगता है जिस प्रकार अंधेरी गुफा में झांकने पर डर लगता है। ठीक है, किसान की आंखों में शोषण और अन्याय के कारण निराशा, दुख और दैन्य भरा हुआ है, दीनता भरा हुआ है। उन आंखों में देखने पर कवि का मन उसी प्रकार डरने लगता है जिस प्रकार अंधेरे गुफा में झांकने पर डर लगता है। ठीक है, आगे देखो, किसान के उजले अतीत और निराश वर्तमान पर प्रकाश। देखो उजला अतीत मतलब बीता हुआ, कि एक समय था जब किसान अपने खेतों का स्वयं मालिक था और वह स्वतंत्र था और अपने खेतों का मालिक होने की वजह से हमेशा उसकी आंखों में क्या रहता था? एक अभिमान भरा रहता था। ठीक है, तो ये तो अतीत की। लेकिन निराश वर्तमान कैसा है कि उस पर जो अन्याय और अत्याचार हुए उसके कारण से उसके जीवन में जो निराशा और दुख छाई हुई है वो चीजें आपको बताना है। तो लिखेंगे कैसे? लिखिए आप लोग, मैं बोल देता हूं, ध्यान रखिए। कवि बताता है कि कभी किसान स्वाधीन था, स्वतंत्र था, यह उसका उजला अतीत था। इस काल में वह अपने खेतों का मालिक था, उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी और स्वाभिमान पूर्वक वो अपना जीवन जीता था। किंतु वर्तमान में वह अपने खेतों का मालिक होते हुए भी निराशा, शोषण और दैन्य के बीच बेबसी भरा जीवन जी रहा है। दोबारा सुन लीजिए, वर्तमान में वह अपने खेतों का मालिक होते हुए भी निराशा, शोषण और दैन्य के बीच बेबसी भरा जीवन जी रहा है। ठीक है, आज किसानों को मझधार में किसने अकेला छोड़ दिया है और क्यों? देखिए, आज किसानों को बीच धारा में किसने अकेला छोड़ दिया और क्यों छोड़ दिया है? तो आपको बताना है कि आज जो सांसारिक लोग हैं उसे बीच धारा में अकेला छोड़ दिया है। ठीक है, कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं है। तो लिखें इसके बारे में भी, आज किसान की दीनहीन दशा को देखकर, आज उसकी दीनहीन दशा को देखकर संसार के लोगों ने उसे अपनी स्वार्थ नीति के आधार पर मझधार में छोड़ दिया है। आज किसान की दीनहीन दशा को देखकर इस संसार के लोगों ने उसे अपनी स्वार्थ नीति के आधार पर मझधार में छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये आप लोग इतना ही काम करेंगे। इसके अलावा हम लोग आगे के प्रश्न कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने सबसे पहले कवि परिचय याद किया है, उसके बाद में एक पाठ परिचय यानी कि कविता का परिचय पढ़ा है, और फिर हम लोगों ने ये शुरू का आरंभ किया है, किसान का जीवन आरंभ किया है कि एक समय था किसान अपने खेतों का मालिक था,
इस बात को लेकर उसे बड़ी प्रसन्नता रहती थी, लेकिन आज उसके ऊपर कई तरह की विपत्तियां हैं, उसके जीवन में कई तरह की निराशा हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी कविता है, धीरे धीरे हम लोग इसे आगे बढ़ते चलेंगे, लेकिन आप अपना काम कंप्लीट रखिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू।